मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ को लेकर जहां किन्नर अखाड़ा चर्चा में है, तो ऐसे में किन्नर अखाड़े में अब ईशा नाम की किन्नर ने जहां अब सनातन धर्म अपनाया है और किन्नर अखाड़ा भी ज्वाइन किया है। अब बता दें, ईशा यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं और इस मामले पर क्या कुछ कहना था ईशा का और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का, किस तरह से अखाड़े का विस्तार होगा और ईशा ने किस तरह से सनातन धर्म को अपनाया है, उन्हें क्या अच्छा लगा, आइए दिखाते हैं आपको। हर महादेव में ईशा। मेरा परिचय मेरे गुरुजी से हुआ है, जिनका नाम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है। तो मैं उनके साथ करीब करीब 2 साल से जुड़ी हूँ और उनके साथ रहते मैंने मुझे किन्नर अखाड़े के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। आई केम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट किन्नर अखाड़ा एंड और मैं धीरे-धीरे मैं अट्रैक्ट हो गई उनका वे ऑफ वर्किंग देख के, कितना डेडिकेशन वो किन्नर अखाड़े में लोगों की तरफ बढ़ा दे रही है, कितना टाइम दे रही है, कितनी सेवा कर रही है। तो ऑल दीज़ थिंग्स गॉट मी सो मच ऑन द बबल, लाइक इतना मैं एक्साइट हो गई कि मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं ज्वाइन करूँ। तब मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी मुझे भी आपके फुटस्टेप्स पे चलना है, तो क्या आप अलाउ करेंगे? तो गुरुजी ने मेरे दोनों हाथों से मुझे वेलकम कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सनातन धर्म में क्या अच्छा नहीं है तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं, कोई इनइक्वालिटी नहीं है। एवरीथिंग इज़ इक्वल, रिस्पेक्ट है सब चीज़ों के बारे में। और इतनी सारी चीज़ें उस टाइम से उसके अंदर लिखी हुई है ग्रंथों के अंदर, जो आई डोंट थिंक कहीं पर और होगी। तो एक इटसेल्फ वो एक यूनिवर्स है सनातन धर्म। जितना एक्सप्लोर करो उतना आप उसके अंदर डुबकी लगाओ, उतना आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो डेफिनेटली मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और अट्रैक्शन टुवर्ड सनातन धर्म। मैं बलबूते पे जीती हूँ। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं फैमिली संभाल चुकी हूँ, तो मैं इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ। मुझे मेरे गुरु का पूरा आशीर्वाद है, सपोर्ट है। तो मैं बस गुरु को देखती हूँ, बाकी दुनिया भूल जाती हूँ। किसी का मेरे पास लगाव है, किसी को ऑब्जेक्शन है, मुझे उस चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई एम रेडी टू गॉट इट। बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं इतने एक्साइटेड हूँ कि मुझे नींद नहीं आती है। मुझे बस कुंभ 2025 के चित्र आते हैं। अभी कल जब ये प्रवेश हुआ, नगर प्रवेश हुआ, तब मैंने खाली एक ग्लिम्स बोलते हैं ना हम, ट्रेलर पिक्चर की, तो भी पिक्चर बाकी है। तो इतने एक्साइटेड हूँ मैं कुंभ 25 के लिए कि बस आप कह नहीं सकते हो। बहुत एक्साइटेड हूँ। जिस तरीके से विस्तार किया गया, अखाड़े को भव्यता दी गई, उसी तरीके से 2025 के कुंभ में भी बहुत सुंदर तरीके से किन्नर अखाड़ा आएगा। हवन होंगे, महंत बनेंगे, पीठाधीश्वर बनेंगे, थानापति बनेंगे, महामंडलेश्वर बनेंगे और ढेर सारी नई नई चीज़ें। अभी जैसे ईशा है, वैसे हमारी वो महंत बनने जा रही हैं। वो दूसरे धर्म की हैं और वो सनातन के धर्म में रुचि रख के, वो सनातन के प्रति झुकाव करके वो दीक्षा लेना चाहती है, वो सनातनी बनना चाहती है। हमारी बहन पिंकी रानी त्रिपाठी, ये हमारे गोसाईगंज की हैं, ये महामंडलेश्वर बनेंगी। हमारी पूर्णिमा दीदी जो हैं वो लखनऊ की हैं, वो महामंडलेश्वर बनेगी। हमारी मन्नत मंगलामुखी मन्नत माँ हैं, वो कानपुर से है, वो भी महामंडलेश्वर बनेंगी। तो ऐसे ही बहुत सारे, चेन्नई से लोग बनने जा रहे हैं, बिहार से बनने जा रहे हैं, कलकत्ता से बनने जा रहे हैं। तो और बैंकॉक, थाईलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, बाद में मलेशिया, यहाँ से भी लोग आने का प्लान कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की यमुना नगर एसओजी व पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां डीसीपी यमुना नगर विवेक चंद ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है, जहां घर में चोरी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 3 लोग रेकी करके चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इनके पास से करीब 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बता दें, इनके ऊपर 8 मामले दर्ज हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी काफ़ी लंबा चौड़ा है और इनके पास से पुलिस ने पैसा बरामद किया है और एक लॉकेट व अन्य सामान भी बरामद हुआ है। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डीसीपी अभिषेक चंद्र का, आइए दिखाते हैं आपको।
देखिए, थाना खीरी, थाना कुराऊँ और यमुनानगर जोन की एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास करते हुए एक शातिर चोरी के गिरोह का खुलासा और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि उनका जो गिरोह प्रमुख है अल्तमस और उसके साथ साथ अविनाश और एक आसिफ, ऐसे 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि अल्तमस औद्योगिक क्षेत्र का और अन्य 2 जो है गोरखपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये एक गिरोह के तौर पे लोगों के घरों में पहले रेकी करते थे और उसके बाद वहाँ पे चोरी की घटनाओं को रात्रि में अंजाम देते थे मोस्टली, जिसमें कि ये अगर किसी कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको बाहर से लॉक कर देते थे, ताकि यदि अगर वो उनकी नींद खुल भी जाए तो ये भागने में सफल हो जाए। इस तरीके से जो घटनाएं इनके द्वारा कारित करना प्रकाश में आया है, वो थाना खीरी की 3 घटनाएं, थाना कुराऊँ की 4 घटना और थाना कौंदियारा की 1 घटना, टोटल 8 घटनाओं चोरी की घटनाओं का इनके द्वारा कारित करना अभी प्रकाश में आया है। अल्तमस के विरुद्ध पूर्व में भी 10 मुकदमे पंजीकृत हैं और अन्य 2 के विरुद्ध में 4-4 मुकदमे अलग अलग धाराओं में पंजीकृत हैं। इन सभी के विरुद्ध जो सुसंगत विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और साथ साथ में ही या यदि किसी अन्य घटना में भी इनका नाम प्रकाश में आता है तो वो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, देखिए, इसमें जो भी गिरोह से संबंधित उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल इसमें अभी 3 लोगों का ही प्रथम दृष्टया होना प्रकाश में आया है और यदि कोई और इसमें प्रकाश में आएगा तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के आरा कला गांव में दीपावली के दिन जमीनी विवाद पर दिया जलाने को लेकर पड़ोसियों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं इलाज के दौरान कल 2 लोग की मृत्यु हो गई। चाचा भतीजे की मृत्यु होने के बाद जहां पीड़ित परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था और जिसके बाद मौके पर सुबह एडिशनल कमिश्नर व जिलाधिकारी प्रयागराज व डीसीपी गंगानगर समेत फोर्स एसडीएम पहुंचे थे और साथ ही परिवार को आश्वासन दिया है और आश्वासन देने के बाद मामले को शांत कराया है और पूरी तरह से जल्द ही विवादित ज़मीन का मामला भी पूरी तरह से ख़त्म कराने की बात कही है कि जो भी विवाद है उसे जल्द से जल्द जांच करके उसे सुलझाया जाएगा और साथ ही परिजनों से उन्होंने अपील की है शव का अंतिम संस्कार करने के लिए और परिवार वालों ने जो आर्थिक मुआवजे की मांग की थी उसे भी मुख्यमंत्री कोष से दिलाने की उन्होंने आश्वासन दिया। और इस पूरे ग्राम आरा कला में हम लोग हैं और मैं और एडिशनल सीपी साहब भी यहाँ पर हैं, हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी साहब, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सब लोग हैं। एक घटना यहाँ पे कल एक परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हुई है और मूल रूप से जो दूसरे पक्ष हैं दोनों पड़ोसी हैं, दिवाली का दिया रखने को लेकर वो लड़ाई हुई और आपस में लाठी डंडों से उन्होंने इनके ऊपर हमला किया और एक व्यक्ति की उनकी कल मृत्यु हुई है और उनके जो चाचा थे उनकी भी हृदयघात से मृत्यु हुई है, वो भी घायल थे और निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और चूँकि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और उसमें जिला प्रशासन और हमारे जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हैं। परिवार के साथ में पूरी सांत्वना हमारी है और माननीय मुख्यमंत्री सहायता के लिए भी हम लोग उसमें प्रयास करेंगे और पूरे परिवार को संबल प्रदान करेंगे और जो आपसी विवाद है, जो लगभग 20 साल से आपसी विवाद बताया गया है, तो उस पर भी हम लोग पूरी टीम बना के त्वरित रूप से एक्शन लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। सर, परिवार की क्या मांगे? परिवार की उन्होंने आर्थिक मुआवजे की मांग की है और इसके अतिरिक्त जो ज़मीनी विवाद है उसको भी बहुत तेज़ी से निपटाने की मांग की है और इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ मांगे हैं और उसमें हम लोग ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे। 5 लोग, अब 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, 11 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई है, बाकी लोगों के लिए भी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और वो भी बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे। 31 अक्टूबर की शाम को थाना उतराव स्थित ग्राम आरा कला में एक विवादित जमीन पर दिया रखने को लेकर गांव के ही 2 पक्षों के बीच में झगड़ा तथा मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष से दिलीप कुमार दुबे द्वारा थाने पे तहरीर दी गई, जिसमें दूसरे पक्ष के 10 लोगों को नामजद किया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया गया तथा
उक्त घटना के चोटिल मजरूहों को इलाज हेतु आसारान अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान 3 नवंबर को पवन दुबे की चोटों की वजह से मृत्यु हुई और पीएम के बाद शव को अंतिम संस्कार हेतु जब घर लाया गया तो मृतक के चाचा जितेंद्र कुमार दुबे की हृदयघात से तबीयत खराब हुई तथा इलाज के दौरान ले जाते हुए मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा अभी तक 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया है और गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज 4 नवंबर को पीड़ित परिवार से अपर पुलिस आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय तथा मेरे द्वारा गांव में जाकर मुलाकात की गई तथा उक्त प्रकरण में शीघ्र कठोर कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता हेतु मुआवजे की घोषणा भी की गई। उक्त प्रकरण में शीघ्र ही गुणदोष के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज की यमुना नगर की मेजा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां मेजा पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। हत्या के पीछे का जो कारण है वह काफ़ी चौंकाने वाला है। डीसीपी यमुना नगर विवेक चंद्र ने प्रेस वार्ता करते हुए 1 नवंबर को मेजा थाना अंतर्गत ग्राम अमेलिया खुर्द में मेजा रोड में खाई में गड्ढे के अंदर अज्ञात शव मिला था, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, जिसकी पहचान मनदीप कुमार के रूप में हुई थी। मनदीप एक युवती से प्रेम करता था। युवती के घर वालों ने मनदीप को मिलने गया था और युवती के भाई, मां, बहन और दोस्त ने मिलकर उसे लाठी डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया और मीडिया के सामने पेश करते हुए विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया। और क्या कुछ कहना है डीसीपी यमुनानगर का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। 1 नवंबर 2024 को थाना मेजा अंतर्गत अमीलिया खुर्द गांव के पास सड़क के किनारे की खाई में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। इसकी पहचान 25 वर्षीय युवक मनदीप सन ऑफ बनवारी निवासी चंदेलन कापुरा थाना करछना अंतर्गत के रूप में हुई थी। कल परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हुई थी, उसमें हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ पोस्टमार्टम इत्यादि के पश्चात। उसके बाद आज घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना मेजा पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें घटना का कारण ये प्रकाश में आया है कि ये जो मृतक है मनदीप, ये अमीलिया खुर्द की रहने वाली एक लड़की से इसकी बातचीत होती थी, कुछ रिलेशन था। 30 अक्टूबर 2024 की शाम में ये उसके घर पे गया था, जहाँ पे लड़की के भाई, लड़की के मदर और लड़की के भाई के दोस्त प्रदीप पटेल द्वारा, इन तीनों के द्वारा इसको मारा पीटा गया और उसके बाद इसको उस खाई में फेंक दिया गया और जिसके पश्चात फिर 1 नवंबर को इसके डेड बॉडी वहाँ से मिली थी। मानक के विपरीत चल रहे शहर में अवैध अस्पताल, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पर खड़े हुए सवाल। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झोला छाप डॉक्टर व मानक के विपरीत चल रहे अस्पतालों को लेकर जहां सभी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद संगम नगरी प्रयागराज में जहां पुराने शहर इलाके में मानक के विपरीत अस्पताल संचालित हो रहे हैं, कई अस्पताल घर में संचालित हो रहे हैं तो कई गेस्ट हाउस में, और कई के पास तो ना पार्किंग है और ऐसे में कई के पास सिंगल एंट्रेंस है। ऐसे में कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं कुंभ के दौरान। वहीं सीएम के आदेश को लेकर उनका कहना था कि जो भी अस्पताल है उसे लेकर हम लोग अस्पताल के बाहर बोर्ड लगवा रहे हैं, जिस पर अस्पताल की जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। उसके बावजूद अगर कोई नियम कानून के विरुद्ध अस्पताल चला रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मगर सवाल खड़ा होता है कि क्या बिना लाइसेंस के अस्पताल चल रहे हैं, और अगर इनका लाइसेंस दिया गया तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ने किस आधार पे इन्हें लाइसेंस दिया, ये भी एक जांच का विषय है। सिर्फ पुराने शहर में ही नहीं, समूचे शहर में और साथ में जनपद के अन्य भी जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं हमारे, उनके लिए ये आवश्यक हो गया है एक नियम के तहत कि वो अपना जो भी पंजीकरण उनका हुआ है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, उस पंजीकरण से रिलेटेड एक निर्धारित प्रारूप पर, एक सूचना पट्ट पर अपने चिकित्सालय के बाहर एक बोर्ड लगाएं, जिसमें वो सारी सूचनाएं हों कि उनका पंजीकरण कब से कब तक का है, उनके यहाँ कौन कौन सी पैथी की प्रैक्टिस होती है, कौन से विशेषज्ञ उनके यहाँ आते हैं। तो ये जिसको हम डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो ये डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन के नियम को हम सख्ती से और पालन कराने जा रहे हैं, जिससे कि जो क्रेडिबल चिकित्सालय हैं वो तत्काल
जो हमारे इस तरह के चिकित्सालय हैं जो अपंजीकृत हैं उनसे अलग बिल्कुल दिखने लगे। तो बाहर से ही जनता को पता चल जाएगा कि ये चिकित्सालय हमारा पंजीकृत है, ये चिकित्सालय नहीं पंजीकृत है। ऐसे भी हॉस्पिटल चल रहे जिनके पास ना पार्किंग है, जी ना सारी व्यवस्था, एंट्रेंस भी एक ही है, जी। उसमें भी पार्किंग है, और अगर इस तरह की कोई घटना होती है जी। और क्योंकि कुंभ में यहाँ पे काफी लोग आएंगे, जी तो उस पर किस तरह से अभी हाल ही में क्या होगा? जी बिल्कुल। देखिए, चिकित्सा संस्थानों का जो पंजीकरण होता है उसमें कई डिपार्टमेंट्स का रोल होता है। उसमें हमारे नगर निगम का रोल है, फायर वालों का रोल है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों का रोल है। तो उन सबके सर्टिफिकेट्स जब तक नहीं आते हैं तब तक हम ऐसे चिकित्सालयों को अमूमन रजिस्टर नहीं करते हैं। इसको और भी गहनता से रिव्यू किया जाएगा एक बार जब हम ये डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन वाला अपना जो मुहिम हमने चलाई हुई है वो कंप्लीट हो जाती है। तो देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।